मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीधे तौर पे लाइव क्लास में श्योर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले कुछ टॉपिक दे रखे हैं भारतीय संविधान के। आज संविधान का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो सीधे तौर पे संविधान के भाग 1 माने संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र पर आधारित आज बहुत अच्छा सेशन देने जा रहा हूं। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चों तक बात पहुंच पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संघ अगर मैं आपसे शेयर करूं, संविधान का जो भाग 1 है वह सीधे तौर पे प्रावधान करता है, माने यूनियन और स्टेट की बात करता है, संघ व उनके राज्य क्षेत्र की बात करी जाती है। यहां जानना जरूरी है बच्चों कि संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में इसमें विस्तार से इसको वर्णन किया गया है राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जिनको हम यूनियन टेरिटरी के रूप में जानते हैं। अगली बात कर रहे हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी क्या है वो जरा देखते हैं। पहली बात बच्चों, अनुच्छेद 1 क्या कहता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रावधान क्या है, तो समझना है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है, इसको हम यूनियन ऑफ द स्टेट के रूप में जानते हैं। क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात पे ध्यान रखेंगे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब कहने का यह है कि भारत के जो राज्य हैं, इस समय 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य किसी संधि व समझौते के अंतर्गत भारत संघ में शामिल नहीं है, वह सीधे उस यूनियन के हिस्सा हैं, माने कभी अलग नहीं हो सकते। समझ पा रहे हैं बच्चों? लिखा हुआ है कि आर्टिकल अगर हम 1 की बात करें तो भारत के राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों का विनिर्दिष्ट करती है, माने अनुसूची 1 के प्रावधान सीधे तौर पे आपके अनुच्छेद 1 से जुड़ते हैं। इस बात को ध्यान से समझेंगे। पहली बार आने वाले सभी साथियों का दिल से कर रहा हूं स्वागत। मस्ती के साथ पढ़ते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए। अगली बात बच्चों, लिखा हुआ है कि वर्तमान में कुल कितने 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि मूल संविधान में 27 राज्य के बारे में उल्लेख 3 प्रकरणों में मिलता है, जिसमें कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो जरूरी सूचना है वो यह है कि अगर हम इस समय थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, 28 राज्य हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखो भाई, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां समझना जरूरी है कि पहले हमारे पास कितने 29 राज्य हुआ करते थे। अब 29 राज्य में से एक हमने माइनस कर दिया तो राज्य कितने हो गए, 28। अब प्रश्न उठता है कि जो 1 है वो हमने कौन सा माइनस किया है, तो हमें यह बात पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा था वह सीधे तौर पे प्यारे से भैया क्या है, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा निर्धारित था, उसे समाप्त कर दिया गया। जब समाप्त किया गया तो वो तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, माने 31 अक्टूबर कौन सा, 2019 की बात कर रहे हैं। इस तारीख को जम्मू कश्मीर राज्य का 370 के द्वारा जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चलिए अच्छी बात है, ये बात समझ में आती है। दूसरी सबसे बड़ी जरूरी बात निकल के आती है कि जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होता है तो एक आपका बनता है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू कश्मीर, और दूसरा हमारा बनता है लद्दाख। इसका मतलब क्या है कि पहले संविधान में हमारे 7 जो है यूनियन टेरिटरी थे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन सावधान हो जाइए, एक नई इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि -1 बराबर 8, ये जो मैंने 1 किया है इसका मतलब है कि 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीप का आपस में क्या हो गया, विलय हो गया। इस आधार पे हमने एक माइनस कर दिया, तो हमारे पास इस समय कितने, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बात को गौर करिए। यहां जानना जरूरी है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तो प्यारे से भैया 29वां राज्य था तेलंगाना। और जब बात तेलंगाना की आती है तो कौन सा, 2 जून 2014 को बना था। उस समय भारत के राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी थे, उनके हस्ताक्षर के बाद ही 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आ गया। समझ पा रहे हैं? तो बढ़ते हैं अगली बात पे। ऑनलाइन जो फैमिली हमारी जुड़ रही है सभी का वेलकम है। निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आप सभी कटिबद्ध हैं और जैसे ही 5:30 बजता है आप अपने सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ज्वाइन कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगली बात पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में
552 देशी रियासतें थीं, इनमें से 549 देशी रियासतों ने भारत में स्वेच्छा से अपना विलय कर लिया। इस बात पे गौर करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि जो देशी रियासतों की विलय में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी और उनका साथ दिया था बीपी मेनन ने। ध्यान रखेंगे। अगला बात करते हैं कि शेष 3 रियासतें कौन कौन सी। तो 3 रियासतों में बच्चों क्या है, जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर शामिल होता है। बात हैदराबाद की करते हैं तो हैदराबाद में क्या है, पुलिस कार्रवाई हुई थी और इस पुलिस कार्रवाई को स्पेशल नाम दिया गया था, वो था आपका ऑपरेशन पोलो। जब बात करते हैं आगे की तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें बाद में मिलाया गया। तो यह ध्यान रखना कि देशी रियासतों, एक जरूरी जानकारी शेयर करता हूं कि जो देशी रियासतें थीं उनको भारत में शामिल करने के लिए जो आधिकारिक दस्तावेज था, उस आधिकारिक दस्तावेज का मैं नाम बताना चाहता हूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के रूप में जानते हैं और हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं अधिमेलन पत्र। अर्थात इस अधिमेलन पत्र पे हस्ताक्षर देशी रियासतों के राजा महाराजा करते चले गए और भारत संघ में शामिल हो गए। ठीक है, यहां भी एक और जानकारी आपको दे दूं जो बहुत ज्यादा काम की जानकारी है, वो यह है कि जब हम बात करते हैं 26वें संविधान संशोधन की, जो सीधे तौर पे 1971 में हुआ। ठीक है, आखिर 26वां संविधान संशोधन का संबंध इन देशी रियासतों से किस प्रकार से जुड़ता है, जानना जरूरी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा कि 26वें संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यवस्था थी प्रीवी पर्स की, माने देशी रियासतों के प्रीवी पर्स की जो व्यवस्था थी उसे जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि भाई प्रीवी पर्स क्या है। तो भैया जी मैं आपको बता दूं कि जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था उस समय कुछ ऐसी देशी रियासतें थीं जिन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, कुछ देशी रियासतें थी जिन्होंने कहा कि मैं भारत में तो हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, जो उनका सोना चांदी हीरे जवाहरात, माने जो उनका पूरा एक राजशाही व्यवस्था थी, वो उनके पास रहेगी। तो जब ये वाली बात थी तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन देशी रियासतों के राजाओं की जो शर्तें थी वो मान ली। लेकिन जैसे ही आजादी मिलती है और 1971 आता है तो उस विशेष प्रकार का जो उनको संरक्षण दिया गया था प्रीवी पर्स के रूप में, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना, क्योंकि देशी रियासतें हम लोग पढ़ रहे थे, इस वजह से मैंने आपको ये वाली जानकारी देना उचित समझा। अगली बात हम लोग कर लेते हैं। तो अगली बात बच्चों ये है, बड़ा सुंदर सा लेक्चर है कि मैंने बता दिया। बाद में बच्चों क्या है कि 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैन्य अभियान का जो कूट नाम था वो ऑपरेशन विजय था। जानना जरूरी है कि भारत में आने वाली, ध्यान रखना, भारत में आने वाली पहली यूरोपीय महाशक्ति कौन सी थी, पुर्तगाली थी। और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय महाशक्ति वो क्या थी, पुर्तगाली थी। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, इस बात को भी गौर करेंगे। अगला लिखा है, जानकारी मिलती है प्यारे से भैया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देख लेते हैं भाई क्या है जानकारी। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करें, सर्वप्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। बाद में इसी क्रम में कांग्रेस समिति ने जेवीपी समिति का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है। इस समिति ने भी 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। यहां जानना जरूरी है एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में। तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग समर्थन करते हुए पोट्टी श्रीरामल्लू ने, ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम यह है, माने पोट्टी श्रीरामल्लू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और 56 दिनों के बाद, 56 दिनों के बाद में 15 दिसंबर 1952 को उनकी डेथ हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप पंडित नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए 15 दिसंबर 52 को अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को
आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। ध्यान रखने वाली बात है, कैसी है, भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के बिहाफ पे। अगली बात, बहुत मन से आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन फैमिली जितनी जुड़ी है, लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग जब जुड़ते हैं, सीखते हैं, तो विश्वास मानिए एक टीचर के रूप में मुझे और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में श्योर पाठशाला माने श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी बहुत अच्छा महसूस करती है। इसलिए सरकारी वर्दी की तैयारी में आपको तैयार रहना है। अगली बात करते हैं कि सीधे तौर पे तेलुगु भाषियों के पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों के द्वारा अलग राज्य की मांग भी तेज कर दी गई, जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय अन्य सदस्य माने के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू आयोग का गठन किया गया। जानना जरूरी है कि आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। ये तारीख काफी याद रखिएगा। और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। अब जानना जरूरी है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करता हूं कि आप पढ़ते जाइए, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी से दिख पाए। बच्चों बात करते हैं भाषाई प्रांत आयोग का गठन 27 नवंबर 1947, अध्यक्ष बने थे मिस्टर एस के धर। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इस व्यवस्था में शामिल थे। जानना जरूरी है कि 1 नवंबर, बच्चों ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्यों का गठन होता है व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया इस व्यवस्था के अंतर्गत। जानना जरूरी है कि जो गठित किए गए राज्य का क्रम समय क्या है, तो नंबर 1 आता है हमारा आंध्र प्रदेश, 1953 में बनता है। बात गुजरात की करते हैं तो 15वां बनता है, ठीक है, 1960। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब बात आती है गुजरात की, तो ध्यान रखना पहले राज्य का नाम क्या था, बंबई, माने बंबई राज्य हुआ करता था। फिर आगे चल के 1 मई, कौन सा, 1 मई 1960 को क्या हुआ, इस बंबई राज्य का विभाजन हो गया। जैसे विभाजन होता है तो सीधे तौर पे एक राज्य बनता है महाराष्ट्र और एक राज्य बनता है गुजरात। यही वो कारण है कि 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस बनता है, एक गुजरात है, एक आपका क्या है, महाराष्ट्र है। इस बात पे गौर करेंगे। पहली बार आने वाले सभी साथियों का दिल से कर रहा हूं स्वागत। मस्ती के साथ पढ़ते जाएं, जय हो विजय हो। बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आपको मस्ती के साथ सीखना है। श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी आपके सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो बच्चों बात हम लोग कर रहे हैं सीधे तौर पे, गुजरात बनता है 15वां 1960 में, नागालैंड बनता है 1963 में, हरियाणा की बात करें 1966 में, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की बात करें 1972 में, क्रमशः 19, 20 और 21वां राज्य बनता है। सिक्किम तो आपको पता ही है 22वां राज्य बनता है 1975 में। हालांकि जानना जरूरी है कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम से संबंधित है। जब बात 35 की करते हैं तो 35 के द्वारा सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा दे दिया गया था, और जब बात 36 की करते हैं तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। तो सिक्किम काफी इंपॉर्टेंट है। अगला बात कर रहे हैं मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की। तो प्यारेश भैया 1987 में ये बने थे, 23वें, 24वें और 25 राज्य के रूप में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो आपको ये बात पता है कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्य बने थे। वर्ष 2000 में जो है 3 राज्य बने थे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये हमारा 26वां राज्य, 1 नंबर 2000 में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो 9 नवंबर 2000 में। झारखंड की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया था 2 जून 2014। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 2000 में जो राज्यों की स्थापना हुई थी वो कितने, 3 नए राज्य बने थे। आपको पता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूं, छोटा करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो अभी मैंने जो जानकारी दी थी वही वाली बात लिखी है उसमें 35वें और 36 के बारे में। एक सेकंड, मैं जरा इसको सेट कर दूं। कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताएंगे कि आपके समझ में आया कि नहीं आया तो वो सोचिए मुझे कैसे पता लगेगा। इसलिए चिंता नहीं करेंगे, आपको अपने सपने पूरा करने के लिए हर हाल में चीज़ों को कंसोलिडेट करना है।
इसलिए पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और सरकारी सिस्टम के अंग बनते जाएं। चलिए अगली बात बच्चों, लिखा है सीधे तौर पे कि 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, अनुच्छेद 2 का के द्वारा। बात आती है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा 2 का को निश्चित कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 371 में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, इस बात पे गौर करिए। जानकारी के लिए बता दूं कि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। इस बात पे गौर करिए। बहुत सुंदर, पहली बार आने वाले सभी साथियों का दिल से है स्वागत, पढ़ते जाना है, चिंता नहीं करेंगे। अगली बात बच्चों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आए, अस्तित्व में आए, प्रभाव में आए, जिसमें आपको पता है कि एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जब सेशन स्टार्ट हुआ था आज का तो मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी थी। बात करते हैं कि उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश भैया जी बनाया जाता है, जबकि अनुच्छेद 239 की अगर हम बात करें, लद्दाख जो है बिना विधायिका वाला, माने लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं है, इस बात पे गौर करिए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगली सूचना, मैंने आपसे बोला भी था कि जो नॉन केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका आपस में विलय हो गया। तो जानकारी मिलती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 से इंपॉर्टेंट सेशन बात हो रही है, दमन दीव और दादरा नागर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस बात पे गौर करेंगे, माने उनको क्या कर दिया, उनको आपस में मर्ज कर दिया गया। अगली बात है, इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस बात पे गौर करेंगे। यहां जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेकेंड, कुछ बच्चों नाम हैं जिनके नाम बदल गए थे, राज्यों के नाम थे, उनको अलग अलग समय पे बदल दिया गया, तो उसको जरा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संघ व राज्य क्षेत्र की बातें कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, आपका भी तैयार हो जाएगा। अगली बात, तो बच्चों सीधे तौर पे लिखा है कि राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन, क्या लिखा है, राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो कब क्या हुआ है, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम था और बाद में हमने उसको क्या बोला, यूपी कहा, उत्तर प्रदेश कहा। जानना जरूरी है बच्चों की, जब बात आती है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को। प्रश्न उठता है कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है, तो 2017 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी के बने थे ये डिसीजन लिया गया। गौर करिए, 24 जनवरी। बहुत सुंदर, ढेर सारे बच्चे लाइव क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं। आप जब जुड़ते हैं तो हमें भी काफी अच्छा लगता है। पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करें, त्रावणकोर कोचीन ये नाम हुआ करता था और इसका नाम बदल के कर दिया गया केरला। इस बात पे गौर करिए। 14 जनवरी की तारीख 1969 में इंपॉर्टेंट है, मद्रास के रूप में हम जानते थे और अब हम इसे माने मद्रास को हम कैसे तमिलनाडु के रूप में जानने लगे। बात 1973 की हो रही है, तो मैसूर पूर्व नाम हुआ करता था और जो है कर्नाटक के रूप में इसको जाना जाने लगा। इस बात पे भी गौर करेंगे। अगली बात, 1 नवंबर 1973 को क्या हुआ है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप की बात कर रहे हैं, जो सीधे तौर पे लक्षद्वीप के रूप में जाना जाने लगा। गौर करिए। 1992 की बात कर रहे हैं, 1992 में दिल्ली था और हमने आपको बताया कि अलग से संविधान संशोधन कर दिया गया और दिल्ली को हम कहने लगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। गौर करिए इस बात पे। 1 जनवरी 2007 की बात कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे उत्तरांचल नाम था, जिसको बाद में हमने उत्तराखंड के रूप में जाने जाने लगा। गौर करिए। जी हां, आप सही समझे हैं। प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड बना था, तो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं शेयर कर दूं। सीधे तौर पे यूपी के 13 जिले काटकर उत्तराखंड राज्य बना। गौर करिए, जो ये वही उत्तराखंड है जिसे हम देवभूमि के रूप में जानते हैं। ये वही राज्य है जहां से गंगा नदी ऐसे कल कल छल छल करते हुए बहती है। अगली बात बड़ी सुंदर सी है, 1 अक्टूबर 2006 की बात कर रहे हैं। पांडिचेरी नया नाम हो गया है क्या, पुडुचेरी के रूप में। गौर करिए। 1 नवंबर 2011 की अगर हम बात करें,
तो सीधे तौर पे क्या उड़ीसा, और उड़ीसा का बच्चों नया नाम हो गया है क्या, ओडिशा। गौर करिए इस बात पे। बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। तो मैं इसको कर देता हूं साफ, फिर बढ़ते हैं कुछ और जानकारी। जी हाँ, तो बच्चों छोटी सी जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर दूं, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सुंदर। बात करें अनुच्छेद 2 की, तो संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 की बच्चों बात करें, मन से पढ़ना है, सीखते जाना है। अनुच्छेद 3 कहता है, इसके अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन व किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस बात पे गौर करें। किंतु इसके लिए संबोधित विधेयक किसको, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रावधान को आपको ध्यान से समझना होगा, माने राष्ट्रपति जी की परमिशन आवश्यक है। नंबर 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 बच्चों कहता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो बनाई गई विधियां होंगी वह अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। इस बात पे गौर करिए। तो प्यारे दोस्तों, एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट सेशन मैंने देने की आपको कोशिश करी है। आपको मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैं बता दूं कि हमारी जो लाइव क्लास है डेली शाम को 5:30 बजे होती है। 5:30 से लेकर के 6:15 6:15 तक हम लाइव रहते हैं, और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं। विश्वास मानिए, यदि आप कटिबद्ध हैं अपनी तैयारी के लिए, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। केवल आपको कटिबद्ध होकर के अपना 100% अपनी तैयारी में देना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज का जो धमाकेदार सेशन है वो इतना ही रहा। इसकी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, अगले सेशन में हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। विश्वास मानिए, जय हो विजय हो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।